विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो के अंतर्गत लागतों की अवधारणाओं में अपने अल्पकालीन लागतों के अंतर्गत कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत और कुल लागत का अध्ययन कर चुके हैं। उससे आगे हम चलते हैं आज सीमांत लागत। इसको मार्जिनल कॉस्ट या शॉर्ट में एमसी भी कहा जाता है। फर्म के द्वारा माल की एक इकाई अधिक उत्पन्न करने से कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे हम सीमांत लागत कहते हैं। सीमांत लागत एक फर्म के संतुलन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भाग अदा करती है। अल्पकालीन सीमांत लागत और दीर्घकालीन सीमांत लागत दोनों का अलग अलग महत्व होता है। सूत्र के रूप में अगर हम लिखें तो हम लिखते हैं MC इजिकल टू डेल्टा TVC बटा डेल्टा Q। ये अब हम कब कहेंगे? जब हम अल्पकाल की बात करेंगे। यहाँ जो डेल्टा TVC है वो कुल परिवर्तनशील लागत की वृद्धि को सूचित करता है तथा डेल्टा Q जो है उत्पत्ति की वृद्धि को, है ना। हम मान लेंगे अगर TVC में 100 रुपये की वृद्धि होती है तथा उत्पत्ति में 10 इकाइयों की, तो मार्जिनल कॉस्ट इजिकल टू 100 बटा 10 बराबर 10 मानी जाएगी। सीमांत लागत पर कुल स्थिर लागत का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हमने इस सूत्र में कुल परिवर्तनशील लागत से ही इसका संबंध जोड़ा है, क्योंकि कुल स्थिर लागत में जो परिवर्तन होता है वो शून्य होगा। उत्पत्ति के बढ़ने से TVC बदलती है ना, TFC नहीं बदलती है, इसलिए यही सीमांत लागत को प्रभावित करती है। तो इसके बाद हम चलते हैं औसत स्थिर लागत। कुल स्थिर लागत में औसत स्थिर लागत, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बटा Q। कुल स्थिर लागत में वस्तु की इकाइयों का भाग देने से हमें औसत स्थिर लागत प्राप्त होती है। यह निरंतर घटती हुई होती है। क्यों होती है? क्योंकि उत्पत्ति की मात्रा के बढ़ते जाने पर यह अधिक इकाइयों पर फैल जाती है, लेकिन यह कभी भी शून्य नहीं हो सकती। AFC एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट वक्र के प्रत्येक बिंदु पर कुल स्थिर लागत समान बनी रहती है, इसलिए इसकी आकृति एक आयताकार हाइपरबोला की आकृति होती है। पूर्व में और हमने किया था आयताकार हाइपरबोला किसे बोला जाता है? वह मांग वक्र जिसके किसी भी बिंदु पर या सर्वत्र मांग पर अगर मांग की लोच इकाई के बराबर होती है तो उसे हम आयताकार हाइपरबोला बोलते हैं। तो इसी प्रकार से जो AFC वक्र होता है वो भी आयताकार हाइपरबोला ही होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसके दोनों किनारे दोनों अक्षों के समीप आ सकते हैं, लेकिन इन्हें छूते नहीं है। प्रत्येक बिंदु पर औसत स्थिर लागत को उत्पत्ति की मात्रा से गुणा करने से एक सी राशि प्राप्त होती है। इसको हम एक टेबल के द्वारा समझ सकते हैं। ये टेबल आपके सामने है। उत्पत्ति की मात्रा 0 है, कुल स्थिर लागत 10 है, तो ऐसी स्थिति में 10 बटा 0 इजिकल टू अनंत, तो औसत स्थिर लागत अनंत हो जाएगी। उत्पत्ति की मात्रा जब 1 इकाई है तो कुल स्थिर लागत वही रहेगी 10, तो 10 बटा 1 10 हो जाएगी। फिर उत्पत्ति की मात्रा 2 होती है तो कुल स्थिर लागत 10 बटा 2 5 हो जाएगी। और इसी प्रकार से जब उत्पत्ति की मात्रा 5 हो जाती है तो औसत स्थिर लागत 10 बटा 5 बराबर 2 हो जाएगी। इसको इस रेखा चित्र के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं, है ना। O अक्ष पर हमने उत्पत्ति की मात्रा ली है और OY अक्ष पर हमने AFC को मापा है। AFC वक्र पर A, B और C बिंदु पर उत्पत्ति की राशि 1 इकाई, 2 इकाई और 5 इकाई पर औसत स्थिर लागत कितनी है? 10 रुपये, 5 रुपये और 2 रुपये सूचित करते हैं। तो इसमें ORAP जो क्षेत्र है ना, जो ORAP क्षेत्र इजिकल टू है OSBM और ये भी बराबर है OSCN के, क्योंकि यहाँ OSCN यहाँ पर क्या होगा? ये देखिए 2 × 5 बराबर 10 है ना, और यहाँ 5 × 2 बराबर 10 और यहाँ 10 × 1 बराबर 10। तो जो कुल लागत है वो सब पर जो है स्थिर आएगी, 10 10 10 इकाई आएगी, जैसा कि हमने पिछली सारणी में देखा था। तो इस प्रकार से ये आयताकार हाइपरबोला कहा जाता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर कुल लागत समान होगी।
इसके बाद हम चलते हैं औसत परिवर्तनशील लागत। अब औसत परिवर्तनशील लागत क्या है? AVC। कुल परिवर्तनशील लागत में वस्तु की इकाई का भाग देने से हमें औसत परिवर्तनशील लागत प्राप्त होती है। TVC बटा Q हो जाएगा। ये शुरू में तो घटती हुई होती है ना, वर्धमान प्रतिफल के कारण, और बाद में बढ़ती है ह्रासमान प्रतिफल के कारण। इसकी आकृति जो है वो U आकार की होती है। अब है आपके औसत लागत। औसत लागत क्या हो जाएगी आपके? अब औसत लागत, एवरेज कॉस्ट है ना, ये हो जाएगी TC, या अगर हम SAC कहें तो STC बटा Q, यानी कुल लागत में उत्पादन की इकाइयों का भाग देने से हमें SAC प्राप्त हो सकती है। दूसरा हम SAC इस प्रकार से भी प्राप्त कर सकते हैं, AFC, औसत फिक्स्ड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत, तो दोनों जोड़ करके भी हम औसत लागत को ज्ञात कर सकते हैं। इसे अल्पकालीन औसत लागत कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा, इसलिए मैंने यहाँ SAC शब्द यूज किया है। इसकी आकृति भी U आकार की होती है। शुरू में AFC और AVC दोनों के घटने से तो यह घटती है, बाद में कुछ दूरी तक AFC के घटने का प्रभाव AVC के बढ़ने के प्रभाव से अधिक होने से भी इसका घटना जारी रहता है। आगे चल करके AVC के बढ़ने का प्रभाव AFC के घटने के प्रभाव से अधिक हो जाता है, जिसके कारण यह बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार से SAC वक्र की आकृति का निर्माण AFC वक्र एवं AVC वक्र दोनों को ज्यामितीय रूप से जोड़ने पर प्राप्त किया जा सकता है। अब इसको हम एक संख्यात्मक उदाहरण के द्वारा इन सारी अल्पकालीन लागतों को समझ सकते हैं। ये टेबल आपके सामने दे रखी है मैंने। इसमें हमने उत्पत्ति की मात्रा 0 से लेकर 10 तक ली है। TFC, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट या कुल स्थिर लागत 100 रुपये स्थिर मानी गई है उत्पत्ति के प्रत्येक बिंदु पर। TVC, जब उत्पत्ति शून्य है तो TVC भी शून्य है, यानी परिवर्तनशील लागत शून्य है। जैसे जैसे उत्पत्ति की मात्रा बढ़ती है तो TVC की मात्रा भी बढ़ती जाती है, 30, 50, 65, 77, 97, 132 और लास्ट में 442। अब STC यानी अल्पकालीन कुल लागत। अल्पकालीन कुल लागत क्या होती है? इससे पूर्व के वीडियो में हम देख चुके हैं कि TFC प्लस TVC इजिकल टू STC होता है। तो यहाँ अगर प्रत्येक बिंदु पर TFC और TVC को जोड़ करके STC को निकाला गया है, 100 प्लस 0 100, 100 प्लस 30 130, 100 प्लस 50 150। इसी प्रकार से उत्पत्ति की मात्रा 5 होने पर 100 प्लस 97 197, 197 है, ये 196 प्रिंट हो गया। और लास्ट में जब उत्पत्ति की मात्रा 10 है तो 100 प्लस 442 इजिकल टू 542। अब यहाँ SMC जैसा कि अभी मैंने आपको पूर्व में बताया था, SMC होती है डेल्टा TVC बटा डेल्टा Q। ये होगी हमारी SMC, अल्पकालीन औसत लागत, डेल्टा TVC बटा डेल्टा Q। अब यहाँ डेल्टा TVC क्या है? ये देखिए, डेल्टा TVC बटा डेल्टा Q। यहाँ शुरू में हम 0 लिख देंगे। यहाँ कितना अंतर आया? 30 का। यहाँ कितना अंतर आया? 1 का। तो 30 बटा 1 30। फिर 20 का अंतर, यहाँ 1 का अंतर, यहाँ सब 1 का ही अंतर आ रहा है उत्पत्ति की मात्रा में, है ना, तो इसलिए सब में हम 1 का ही भाग देंगे। तो 20 का अंतर, तो ये 20 आ गया। फिर 15 बटा 20, 15 बटा 1 तो 15 आ गया। फिर यहाँ 12 का अंतर आया तो 12 बटा 1 हो गया। तो इस प्रकार से, और लास्ट में यहाँ पर कितना आ गया? 100 और 10 का अंतर, और यहाँ 1 का अंतर आ रहा है, तो 110 बटा 1 बराबर 110 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने SMC को निकाला है। फिर है AFC का मैंने बताया था। AFC क्या है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, है ना। AFC है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बटा, यानी TFC बटा Q। तो यहाँ जब हम 100 में 0 का भाग देंगे तो 0, फिर यहाँ 100 बटा 1 तो 100, 100 बटा 2 तो 50, 100 बटा 4 तो 25, 100 बटा 5 तो 20, और इस प्रकार से जो है अंत तक हमारे पास आता चला जाएगा। अंत में हो जाएगा 100 बटा 10 और AFC 10 आ गई हमारे पास।
इसी प्रकार से एवीसी, एवीसी भी मैंने बताया था आपको, क्या है एवीसी, टीवीसी बटा क्यू। तो ये देखिए यहाँ टीवीसी क्या है, जीरो, जीरो में जीरो का भाग दिया तो जीरो, 30 में 1 का भाग दिया तो 30, 50 में 2 का भाग दिया तो 25। इसी प्रकार से हम आगे करते चले जाएंगे। जैसे ये 132, इसमें 6 का भाग देंगे तो हमें 22 आ जाएगा, और अंत में जो है 100 में 10 का भाग देंगे तो 10 आ जाएगी। सॉरी, 442 में हम जब 10 का भाग देंगे तो 44.2 आ जाएगी। तो इस प्रकार से एबीसी आ गई। अब है एस ए सी। एस ए सी अभी बताया था मैंने, है ना, अल्पकालीन औसत लागत। अल्पकालीन औसत लागत या तो हम टीसी, एस टी सी बटा क्यू करें, है ना, एस टी सी बटा क्यू करें। ये है एस टी सी, 100 बटा 0 तो 0, 130 बटा 1 तो 130 आ गया। दूसरा इसका हम ये कर सकते हैं कि इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, इसको और इसको जोड़ें तो 0 + 0 0, 100 + 30 130, 50 + 25 75, 33.33 प्लस 21.67 = 55, और इस प्रकार से 20 + 19.4 39.4, 14.3 + 26 40.3। इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगी। और लास्ट में 10 + 44.2 = 54.2। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हम एसएससी, टीएफसी और टीवीसी अगर हमें दी हुई है तो ऐसी स्थिति में हम एसटीसी, एसएमसी, एएफसी, एवीसी और एसएससी चारों ही हम निकाल सकते हैं, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर निकाली है। तो इस टेबल को अच्छी तरह से समझ लें किस प्रकार से इसकी गणना की जाती है। अब इन्हीं को, अगर इन्हीं आंकड़ों को अगर हम रेखा चित्र में रखें तो ऐसी स्थिति में भी हम इनको समझा सकते हैं। ये देखो, यहाँ टीएफसी, टीवीसी, टीएफसी 100 पर स्थिर है क्योंकि यहाँ हमने सब जगह टीएफसी 100 ली है, इसलिए यहाँ पर OY अक्ष पर 100 बिंदु से शुरू होती है, और टीएफसी ये स्थिर लागत के रूप में सब जगह पर स्थिर रहती है, यानी एक्स अक्ष के समानांतर हो जाती है। टीवीसी जैसा कि हमने देखा है ना, टीवीसी प्रारंभ में तेजी से बढ़ती है ना, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ती है। ये देखिए, ये टीवीसी 0 से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है और बढ़ती रहती है। ये हो गया टीवीसी। अब टीवीसी, एसटीसी, एसटीसी क्या था, टीवीसी प्लस टीएफसी, इन दोनों का योग है। तो अगर इस टीवीसी वक्र के प्रत्येक बिंदु पर अगर टीएफसी वक्र को जोड़ लिया जाए तो जो हमें नया वक्र प्राप्त होगा वो 100 से प्रारंभ होने वाला होगा, जैसा कि हमने टेबल में देखा है। एसटीसी जो है वो 100 से शुरू होती है, तो ये यहाँ 100 से शुरू हो रही है और इसी के बराबर बढ़ती जाएगी, यानी एक निश्चित दूरी के बाद ये वक्र बनता चला जाएगा और ये एसटीसी हो जाएगा। तो टीएफसी एक्स अक्ष के समानांतर वक्र होता है, टीवीसी बढ़ता है, और एसटीसी चूंकि टीवीसी प्लस टीएफसी का योग होता है इसलिए ये इसके ऊपर बना रहता है। तो ये एसटीसी, टीवीसी और टीएफसी वक्र इस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद एसएससी, एवीसी, ये देखिए नीचे एएफसी है ना, ये जो वक्र है ये है एएफसी, ये एएफसी है। एएफसी कहाँ से शुरू होता है, हमने टेबल में देखा था। एएफसी जो है इसकी आकृति हमने कहा था यू आकार की होती है, ये 100 से शुरू होता है यहाँ से, है ना, और ये देखिए ये आते 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 ये यहाँ तक आ जाता है, ये हो गया एएफसी वक्र। एवीसी वक्र प्रारंभ 30 से होता है, जैसा कि हमने देखा है, ये यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से इसको काटता हुआ ये ऊपर चला जाता है, ये हो गया एवीसी वक्र। अगर हम टेबल के जो आंकड़े हैं उनको रखेंगे ग्राफ में तो इसी प्रकार के हमारे पास चित्र बनेंगे। अब एसएससी क्या है, एसएससी है एएफसी प्लस एवीसी, इन दोनों का जोड़ है, एवीसी और एएफसी का जोड़ है जो है एसएससी। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो ऐसी स्थिति में हमें ये वक्र प्राप्त होगा जो एसएससी के रूप में होगा। एसएमसी वक्र जैसा कि हमने देखा है 30 से प्रारंभ होता है हमारी टेबल में, तो ये देखिए यहाँ एसएमसी वक्र जो डॉट डॉट लाइन के रूप में लिख रखा है ये एसएमसी वक्र है, 30 से शुरू होता है, प्रारंभ में ये घटता है, 30 से 20, 15, 12 होता है और फिर उसके बाद वापस बढ़ना शुरू होता है और बढ़ते 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 ये यहाँ तक
आ जाता है। तो ये एसएमसी वक्र की आकृति हो गई। तो एबीसी एसएससी भी यू आकार का होता है, एसएमसी भी लगभग यू आकार का होता है, प्रारंभ होता है और फिर लास्ट में जो है आ जाता है। तो इस प्रकार से हमने इन दोनों रेखा चित्रों में देखा कि टीएफसी वक्र जो है वो पूर्णतया क्षैतिज होता है, क्योंकि उत्पत्ति की प्रत्येक मात्रा पर कुल स्थिर लागत 100 रुपये ही बनी रहती है। टीवीसी वक्र जो है 4 इकाइयों तक घटता है। ये देखिए टीवीसी वक्र जो है वो 4 इकाइयों तक घटती हुई दर से बढ़ता है, फिर ये बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। इसका अर्थ ये होता है कि वस्तु की 4 इकाइयों तक वर्धमान प्रतिफल अथवा घटती हुई सीमांत लागत का नियम लागू होता है और बाद में ह्रासमान प्रतिफल अथवा बढ़ती हुई सीमांत लागत का नियम लागू हो जा रहा है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि टीवीसी वक्र उत्पत्ति की प्रत्येक मात्रा के लिए न्यूनतम लागत को सूचित करता है। जैसे 4 इकाई माल के लिए टीवीसी टेबल में 77 रुपये है, जो इसकी न्यूनतम लागत है। तो टीवीसी के प्रस्तुतिकरण में न्यूनतम परिवर्तनशील लागत की अवधारणा निहित होती है, अर्थात उत्पत्ति की जो मात्रा है उस पर टीवीसी की कम से कम अमुक मात्रा पाई जानी चाहिए। नेक्स्ट फिर औसत लागत वक्रों का जो स्पष्टीकरण है इस चित्र के माध्यम से, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया है। एएफसी वक्र जो है प्रारंभ में तेजी से नीचे आता है और बाद में धीरे धीरे घटने लगता है, लेकिन ये कभी भी शून्य नहीं हो सकता। ये एक आयताकार हाइपरबोला के आकार का होता है। इसके प्रत्येक बिंदु पर कुल स्थिर लागत टीएफसी समान बनी रहती है, जैसा कि हमने अलग से एक चित्र द्वारा समझाया था। एबीसी शुरू में घटता है ना, एबीसी शुरू में घटता है और फिर बढ़ता है। इस पर उत्पत्ति के नियमों का प्रभाव पड़ता है। एबीसी पर उत्पत्ति के नियमों का प्रभाव पड़ता है, एएफसी पर नहीं पड़ता है। तो एसएससी वक्र भी कुछ सीमा तक घटता है और एक सीमा के बाद बढ़ता है। तो अल्पकाल में जब एक स्थिर साधन के साथ एक परिवर्तनशील साधन की मात्राओं को बढ़ाते जाते हैं तो प्रारंभ में कई प्रकार की किफायतें मिलती है, मैंने कहा था बचतें मिलती है, जिनका संबंध श्रम विभाजन, संयंत्र के आकार, बिक्री प्रबंध आदि से होता है ना। तो एसएससी वक्र शुरू में इसलिए घटता है कि एएफसी व एवीसी दोनों ही घटते हैं, जिससे इसका निर्माण होता है। फिर एवीसी तो बढ़ने लगता है, लेकिन एएफसी की घटने की तीव्रता ज्यादा होने से एसएससी का घटना जारी रहता है। एक सीमा के बाद एवीसी के बढ़ने का प्रभाव एएफसी के घटने के प्रभाव से अधिक तो तेज हो जाता है, जिससे एसएससी वक्र भी ऊपर की ओर उठने लग जाता है। इस प्रकार से एसएससी वक्र की आकृति भी यू हो जाती है। तो अब है कि अल्पकाल में औसत लागतें और सीमांत लागतों में क्या संबंध है। इस रेखा चित्र के अलावा भी हम एक रेखा चित्र द्वारा इसको समझ सकते हैं कि औसत लागत और सीमांत लागत का परस्पर एक निश्चित संबंध पाया जाता है। जब तक औसत लागत वक्र घटता है तब तक सीमांत लागत औसत लागत से नीचे रहती है। इसी प्रकार से ये देखिए, बताया मैंने कि जब तक औसत लागत वक्र घटता है, जब तक एसएससी वक्र घट रहा है यानी नीचे की तरफ आ रहा है, तब तक सीमांत लागत औसत लागत के नीचे बनी रहती है। ये देखिए, ये यहां से ये घटता है यहां तक, तो यहां तक ये जो सीमांत लागत वक्र है वो इसके नीचे बना रहेगा। इसी प्रकार से जब औसत लागत बढ़ती है, जब ये यहां से बढ़ना शुरू हो जाती है, जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत वक्र इसके ऊपर आ जाता है। ये देखिए, सीमांत लागत वक्र इसको काट करके अब ऊपर आ गया है, लेकिन केवल औसत लागत के परिवर्तन को देखकर ही ये पता नहीं लगाया जा सकता कि सीमांत लागत किस दशा में जा रही है। जब औसत लागत घट रही होती है तो सीमांत लागत घट सकती है एवं कुछ दूरी तक बढ़ भी सकती है। देखिए, यहाँ पर घट भी रही है और फिर बढ़ भी रही है, लेकिन यह औसत लागत के नीचे ही बनी रहेगी। सीमांत लागत औसत लागत को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटती है। ये इसका न्यूनतम बिंदु है जहां पर ये काटती है, इस बिंदु पर काटती है, तो ये इसका न्यूनतम बिंदु है। न्यूनतम बिंदु पर काट करके ये आगे ऊपर की तरफ निकल जाती है। और जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत भी बढ़ती है, लेकिन ये औसत लागत के ऊपर बनी रहती है। औसत लागत और सीमांत लागत का संबंध हम एक दूसरे तरीके से भी स्पष्ट कर लेते हैं कि हम मान लें कि एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर जाती है, तो कार की औसत रफ्तार प्रति घंटा कितनी हो गई? 50 किलोमीटर, 100/2। अब हम कल्पना करें कि तीसरे घंटे में इसकी रफ्तार 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो औसत रफ्तार कितनी हो जाएगी? 145/3 इजिकल टू कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, 8 या 24, 48 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो 50 से घट के 48 हो गई, तो इससे औसत रफ्तार घटेगी। लेकिन यह सीमांत लागत
लेकिन ये सीमांत लागत जितनी नहीं घटेगी। इस प्रकार से जब सीमांत लागत या सीमांत मूल्य घटता है तो औसत मूल्य को भी नीचे की ओर खींचता है। तो इस प्रकार से हमने दृष्टांत में देखा कि तीसरे घंटे की रफ्तार जो है बढ़ करके अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो अब औसत रफ्तार क्या होगी। अब पहले कितनी थी, 100 प्लस 80 तो 180, तो 180 बटा 3, 180 बटा 3 इजिकल टू 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, जो पहले से ज़्यादा है। पहले 50 थी, है ना, जब 100 किलोमीटर 2 घंटे में जाता है तो 50 थी। अब तीसरे घंटे में वो अगर 80 किलोमीटर जाता है तो 180 बटा 3 बराबर 60 हो जाएगी। तो इसका मतलब है सीमांत मूल्य बड़ा है और ये औसत मूल्य को भी ऊपर की ओर खींचता है। यदि सीमांत रफ्तार उतनी ही 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहती तो औसत रफ्तार भी उतनी ही रहती, क्योंकि 150 बटा 3 इजिकल टू 50 ही आता। तो इस प्रकार से सीमांत रफ्तार स्थिर रहने पर यह औसत रफ्तार को क्षैतिज रूप से अपनी तरफ खींचती है। तो इस प्रकार से हमने देखा, और इसके द्वारा ये एक जो रेखा चित्र आपके सामने, इससे भी हम इसका संबंध स्पष्ट कर सकते हैं कि औसत लागत और सीमांत लागत, ए एरो एम, जब सीमांत लागत जब औसत लागत घटती है तब सीमांत लागत भी घटती है। ये जो नीचे वाला एरो है ये बताता है हमें कि जब ये हमें ये बताता है कि जब औसत लागत और सीमांत लागत स्थिर होते हैं बीच में, जब औसत लागत घट रही होती है तब सीमांत लागत भी जो है घट रही होती है, लेकिन वो इसके नीचे बनी रहती है। जब औसत लागत बढ़ती है तब सीमांत लागत भी बढ़ती है, लेकिन सीमांत लागत इसके ऊपर बनी रहती है। तो ये इसका संबंध है कि औसत लागत घटती है तब सीमांत लागत भी घटती है। जरूरी नहीं है, सीमांत लागत बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, लेकिन वो उसके नीचे बनी रहेगी। लेकिन जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत भी बढ़ती है। औसत लागत को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटती है जहां दोनों ही समान होते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज अल्पकालीन लागतों के अंतर्गत कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत, अल्पकालीन कुल लागत एसटीसी, अल्पकालीन सीमांत लागत एसएमसी, औसत स्थिर लागत एएफसी, औसत परिवर्तनशील लागत एवीसी और अल्पकालीन औसत लागत एसएसी के बारे में अध्ययन किया है। इससे आगे के वीडियो में हम दीर्घकालीन लागतों का अध्ययन करेंगे।